हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ये जो वीडियो है डिस्कशन है इसके माध्यम से हम लोग विजन आईएएस का जो पीटी 365 का मटेरियल है अपडेटेड वाला अपडेटेड 1 उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। और बेसिकली ये जो अपडेटेड मटेरियल है इस पे आज हम लोग इन्वायरमेंट का सेक्शन डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। जो लोग अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 जरूर देख लें, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली आज पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो देखिए पार्ट 1 में मैंने जो समुद्र कचरे यानी आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 108 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, जो विजन का पीटी 365 का मटेरियल है, ठीक है। द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। तो लास्ट वीडियो जो लोग देख चुके हैं उन लोग के लिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। क्विज स्टार्ट होती है कि आप लोग बताना है ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जिसको जीपीपी कहते हैं यह किसकी सहायता से मतलब किन दो संस्थाओं के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, तब तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आईएमओ और इसके अलावा फाओ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आईएमओ। तो ध्यान रखिएगा यूपीएससी यूपीपीएसएस में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको टिक कर देना है कि ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट आईएमओ और फाओ इसके द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, एक बार आप लोग रीचेक जरूर करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ बताता हूँ अगर वो आपके सामने यहाँ पर नहीं दिखती है स्क्रीन पे, ठीक है, तो आपका जिम्मेदारी है कि आप उसको रीचेक करके कंफर्म करेंगे कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। हालांकि मैं सही बोलता हूँ फिर भी ये आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग आदत बना लीजिए रीचेक करने का। उससे क्या होगा, आप लोग की पढ़ाई बहुत शानदार होगी। तो हम लोग ने ये भी डिस्कशन कर लिया था द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर, इसको भी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग को डिस्कशन करना है द्वितीय विश्व महासागरीय आकलन। अब देखिए दोस्तों, पहली बात एक जो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि सर इन्वायरमेंट के लिए केवल ये पढ़ लें तो काम हो जाएगा। तो फिर कुछ लोग कह रहे हैं सर शंकर आईएएस की मटेरियल पढ़ रहे हैं। अरे भाई इंग्लिश मीडियम में शंकर आईएएस की मटेरियल आती है, हिंदी मीडियम वाले लोग काहे पढ़ रहे हो? मतलब क्या ज़रूरत है इतना ऊट-पटांग काम करने की, वो भी जब अब 1.5 महीना रह गया एग्जाम को, लगभग 40 दिन रह गया है। और अब आप क्या करोगे, अब ये ऊट-पटांग मटेरियल नया नया पढ़ोगे, 40 दिन वही पढ़ने में लग जाएगा, ठीक है। तो इन सब फालतूगिरी से बचने के लिए अब तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अपडेटेड मटेरियल पढ़िए। अपडेटेड मटेरियल के अभी 2 पार्ट और आएंगे, ठीक है, 2 पार्ट अभी और आएंगे अपडेटेड मटेरियल के। अभी हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं, तो वो दोनों पार्ट अगर मैं डिस्कशन नहीं कर पाया, मान लो बहुत लेट आया, तो ऑब्वियस सी बात हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर समय पे आ गया, जैसे अगर सितंबर तक आ गया, 15 सितंबर तक, ठीक है, तब तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। मतलब आप मान के चलो, ठीक है, 25 सितंबर जो भी डिस्कशन है यूट्यूब का वो आखिरी डेट होगा। 25 सितंबर को आखिरी डेट होगा जब हम लोग पीटी का डिस्कशन समाप्त कर देंगे। उसके बाद आप लोग को फ्री छोड़ दिया जाएगा। आप लोग तैयारी सेल से करिए, 15 दिन रिवीजन करिए, जो पढ़ा लिखा है उसको रिवाइज करिए कि पीटी 365 का वीडियो हुए देखते रहेंगे, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 237 पेज का ये अपने आप में मटेरियल है, पूरा पॉलिटिकल साइंस से लेके हर चीज़ का मटेरियल है। इसके अलावा पर्यावरण का मटेरियल है, इसमें करीब मान को चलो 50-60 पेज का, ठीक है। इतना ही और आएगा, 2 अपडेटेड मटेरियल में 50 पेज और आएगा। तो ये 100 पेज पढ़ लो, ज़्यादा चांस है कि इसी से प्रश्न हो जाएगा। मतलब 90% जो प्रश्न होंगे यूपीएससी यूपीपीसीएस के इसी अपडेटेड मटेरियल से हो जाएंगे। बाकी आप लोग ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी और भी चीज़ें ज्वाइन की होगी, वहाँ से हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज से ही मैं बता दूं कि यूपीएससी हिंदी की भी टेस्ट सीरीज दोस्तों चल रही है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 88 ये नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर जो ज्वाइन करना चाहता है 88 40 75 19 12 इस नंबर पे व्हाट्सएप टेलीग्राम आप लोग कर देंगे तो आप लोग को पूरी डिटेल्स जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। और बहनों के लिए स्पेशल मैं बता देता हूँ, कल रक्षाबंधन है 22 अगस्त को, इसके लिए क्या रखा गया है 15% का स्पेशल डिस्काउंट केवल बहनों के लिए, ठीक है। भाइयों के लिए इसमें कोई भागीदारी अभी नहीं दिखाई गई है, ठीक है। तो केवल बहनों के लिए 15% का डिस्काउंट है सारे कोर्सेज पे, तो आप लोग इसको देखिए। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट। तो मैंने पहले ही ऑलरेडी पहले पार्ट में बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। ये 237 पेज है, इसको 20 पेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं वो पीटी 365 मटेरियल का पार्ट 1 से शुरुआत से देखिए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग केवल काम की चीज़ पढ़ेंगे, है ना। मेंस की चीज़ अभी कम फोकस करेंगे क्योंकि पीटी 365 मटेरियल है, तो हम लोग फोकस करेंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ों की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट। आपको ध्यान रखना है ये जो ओशियन असेसमेंट है ये संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में पहले वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट 1 जारी किया था, उसी का अनुसरण करते हुए वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट 2 जारी किया। तो आपका ये ध्यान रखना है ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, या वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट कौन जारी करता है, तो ध्यान में रखना है यह यूनाइटेड नेशन जारी करता है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रश्न यूपीपीसीएस में बन सकता है। अब देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया था। ये समुद्र है, ठीक है। तो ये समुद्र आप देखोगे, समुद्र बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर तापन हो रहा है, यहाँ पर
तापन हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो कनाडा का क्षेत्र है, बेसिकली ये अमेरिका का मैप है, ठीक है, ये अमेरिका, ये कैलिफोर्निया, यहाँ पे ये कैलिफोर्निया है, यहीं पे ये पास में कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री है। तो ये जो कनाडा और अमेरिका का ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर अभी फिनोमेना हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं हीट डोम इफेक्ट, जिससे वहाँ पे आप देखोगे बहुत ही खतरनाक हीट वेव्स चली थी और कई लोग मर गए थे, ठीक है ना, बहुत सारे लोग मर गए थे। जैसे मेरा एक दोस्त है गौरव जिंदल, यहीं इसी इलाके में रहता है, तो ये खुद बता रहा था कि क्या कहते हैं 46 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था, जबकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, मतलब वहाँ पे बर्फ़ गिरती है और 46 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। तो हीट डोम इम्पैक्ट किसके कारण हुआ था? समुद्रीय अनियमित तापन के कारण। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापन हुआ, यहाँ पे कूलिंग हुई, तो ये डिफरेंस हुआ था, यहाँ पे वेव्स चली और ये जाके ऊपर क्या कहते हैं ये जो पौने, जो जेट पौने हैं, जेट पौनों के जो गर्त होता है, गर्त में दब के वहाँ पर इकट्ठा हो गई, यहाँ पर इकट्ठा हो गई। इस कारण से ये हीट डोम फिनोमेना आया, जिसने बहुत तबाही लाई। तो बेसिकली आप देखोगे समुद्र भी तापन से, इसके अलावा प्रदूषण, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा ही कि कैसे यहाँ पर ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है। इसके अलावा आप देखोगे नौकाएं चलती हैं, चाइना जैसे लोग हैं यहाँ पर हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये नौकाएं भी साउंड पॉल्यूशन, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारी समस्याओं से समुद्र ग्रस्त हो रहा है, डीऑक्सीजेशन, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी, अम्लीकरण, ये सब समस्याओं से समुद्र जूझ रहा है। यही सब जो है, ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट, ठीक है, वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट यही बताता है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये देखोगे आप, ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली संयुक्त समुद्री पर्यावरण की वैश्विक रिपोर्टिंग और स्थिति का आकलन करने के लिए जो नियमित प्रक्रिया पर बनी गई है, ठीक है, उसके बाद ये बनी गई है। अब ये जो नियमित प्रक्रिया थी, रेगुलर प्रोसेस फॉर ग्लोबल रिपोर्टिंग एंड असेसमेंट ऑफ स्टेट ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, ये एक सिस्टम है जिसे 2002 के सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट GSSD, ठीक है, ये मतलब इसमें इसको बनाया गया था। अब देखो यहीं पर एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं जिसको आप लोग बताओगे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, यह कौन करवाता है? ठीक है, यह 2000 UPPCS 2021 का प्रश्न है। तो कौन करवाता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, आप लोग गूगल सर्च करेंगे, जिन लोगों को याद है वो खुद से बता देंगे, ठीक है। इसका आंसर हो सकता है मैं वीडियो के लास्ट में दूँ, भूल जाऊँगा तो कमेंट सेक्शन में जब आप लोग देख रहे होंगे वीडियो तो मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग बता रहा है, इसमें बहुत सारे निष्कर्ष बताएं, हालांकि ये मेंस के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग ऐसा न लगे कि हम लोग भाग गए यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे कारक हैं जो समुद्र को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि, भू राजनीतिक अस्थिरता, जैसे आपको पता होगा कि चाइना USA लड़ जा रहे हैं, कभी ईरान के ऊपर अटैक हो जा रहा है, जो ईरान का जहाज है, पेट्रोल टैंक्स हैं उनके ऊपर अटैक हो जा रहा है जो समुद्र पे है, ठीक है। इसके अलावा तकनीकी विकास, बहुत सारे आप देखोगे तकनीकी विकास हुआ, जैसे भारत में आप देखोगे एक डीप ओशियन प्रोजेक्ट है, DOP, डीप ओशियन मिशन, DOM लिख रहा हूँ, डीप ओशियन मिशन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, दिमाग में रखना है, डीप ओशियन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। इसमें क्या, ये बेसिकली पॉलीमेटालिक नड्यूल की खोज कर रहा है। तो तकनीकी विकास बढ़ा है, तो अब हम लोग समुद्र के जो नीतल पर हैं, बेसिकली जो समुद्र है, ये समुद्र है, यहाँ के जो नीतल पर हैं, यहाँ पर हम लोग पॉलीमेटालिक नड्यूल की खोज कर रहे हैं। तो ये सब तकनीकी विकास क्या कर रहा है, समुद्र को और ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, समुद्र पर सर्वाधिक प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। अब इसमें बताया है एक जो प्रमुख निष्कर्ष है, जो कि आप लोग को UPPCS वाले बच्चों को नहीं याद रखना है, UPSC वालों को याद रखना है। ये जो स्टेटमेंट सामने लिखा है कि 90% मैंग्रोव, समुद्री घास और कच्छ पादप प्रजातियां, तो ये तीन चीज़ों का 90% और 30% समुद्री पक्षियों की जो प्रजातियां, ये क्या करें, विलोपन के खतरे का सामना कर रही हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। फिर अगला पॉइंट बताया, समुद्र में मृत जोनों की संख्या 2019 में लगभग दोगुनी होकर 700 तक पहुंच गई है, ठीक है। तो जो डेड जोन है वो लगभग 700 हो गए हैं 2019 में। डेड जोन से रिलेटेड एक मेरी पर्सनल स्टोरी है। 2018 में जब मैं मेंस पहली बार दे रहा था तो वहाँ पे प्रश्न पूछा था, डेड जोन क्या है, ठीक है, डेड जोन क्या है, महासागर को कैसे प्रभावित करता है। आप देखोगे GS पेपर 1 का ये 7वां या 8वां प्रश्न था, ठीक है। अच्छा, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, है ना, ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैंने पढ़ा था अफोटिक जोन, ठीक है, अफोटिक जोन। अफोटिक जोन क्या होता है, बेसिकली वो क्षेत्र होता है, आप देखोगे कैसे ब्लंडर करके आया था मैं एग्जाम में, और इसीलिए मेरे नंबर खूब कम आए थे, है ना, लेकिन मैं गाली नहीं दिया, मैं ये समझ गया कि हाँ भाई गलती मेरी है, इस वजह से नंबर रहे। बताता हूँ, स्टोरी सुन। तो ये क्या होता है, ये जो समुद्री क्षेत्र है, आप देखोगे जो सरफेस है, ये वाला सरफेस मान लो, सरफेस 200 मीटर के नीचे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो 200 मीटर के नीचे वाले क्षेत्रों को बोलते हैं हम लोग अफोटिक जोन,
AZ अफोटिक जोन बोलते हैं। अब क्या हुआ, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन में ये पढ़ा हुआ था अफोटिक जोन, और प्रश्न में पूछा था डेड जोन। अब मैंने अफोटिक जोन के अनुसार मेरे दिमाग में यही आया कि अफोटिक जोन जहाँ पे है ना कम प्रकाश पहुंचेगा, जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचेगा। पूरा आंसर मैंने बढ़िया से 7-8 मिनट टाइम लगा के एकदम खुश हो गया, अरे भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल में फोड़ दिया, धमाल कमाल रुमाल कर दिया, है ना, मस्त एकदम आराम से लिखा। बाद में पता चला कि प्रश्न पूछा था डेड जोन और मैं लिख के आऊँ अफोटिक जोन। तो ध्यान रखना, हम लोग कई बार ये गलतियां करते हैं मेंस में, इसीलिए कॉन्सेप्ट हमारा क्लियरिटी बहुत जरूरी होना चाहिए। तो वही बात है, मृत जोन क्या होता है, जहाँ पे कम ऑक्सीजन है या फिर हाइपोक्सिक, बेसिकली हाइपोक्सिया को ही बोलते हैं हम लोग, कम ऑक्सीजन, है ना। अब कम ऑक्सीजन कई कारण से हो जाता है, क्योंकि क्या होता है आप देखोगे प्रदूषण के कारण, है ना, तापमान बढ़ गया तो भी ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है। तो इन सब कारणों से ऑक्सीजन महासागरीय डीऑक्सीजेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो वहाँ पे जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएंगे, तो इस वजह से उस क्षेत्र को डेड जोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है ना। अब देखो, समुद्री हीट वेव्स की आवृत्ति प्रबलता में वृद्धि हुई है, ये कह रहा है, संभावना भी है। ठीक है, तो ये सब बताया है, ये सब बस रीड करना है, काम का बस क्या था। देखो शॉर्ट नोट्स जब हम लोग बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी बताया है लास्ट वीडियो में, पहले वीडियो में भी, कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता है। तो शॉर्ट नोट्स मैंने पहले ही बताया था कि शॉर्ट नोट्स आपको केवल यही लिखना है यहाँ पर, वर्ड ओशियन जो इसका इंडेक्स है, ठीक है, आप इंडेक्स खोलो एनवायरमेंट वाला, जहाँ पर ये दिया है। मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, ताकि जो लोग अभी डायरेक्ट यहीं से देख रहे हैं तो ज़्यादा उनके लिए लाभकारी होगा। जैसे देखो, ये अपडेटेड मटेरियल का ये इंडेक्स है, तो यहाँ पर आप देखोगे इन्वायरमेंट का सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कल बताया हुआ था कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, देखो मैंने मिटाया भी नहीं उसको। ठीक है, आपको क्या करना है, यहीं पर वापस ऐसे देखो, यहाँ पर हम लोग ने ये डिस्कशन यहाँ तक कर लिया था कल हम लोग ने इतने टॉपिक डिस्कशन किए थे। ठीक है, आज यहाँ पर है, तो आपको क्या लिखना है, वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट के सामने लिखना है यूनाइटेड नेशन, और यहाँ पर चाहिए तो आप ये लाइन लिख दीजिए कि 90% वो जो वाला फैक्ट बताया, चाहिए तो लिख दीजिए, नहीं तो वो रीड करके भी मुझे नहीं लगता आप लोग भूलेंगे। ठीक है, तो रीड भी कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर, अब क्या है कि यहां पर आपको एक चीज है, ब्लू नेचर अलायंस। ठीक है, ब्लू नेचर अलायंस। अब ब्लू नेचर अलायंस बेसिकली क्या है, वैश्विक साझेदारी है। ठीक है, वैश्विक साझेदारी है जो क्या करेगा, महासागरीय संरक्षित क्षेत्रों को उन्नत और उनमें वृद्धि करेगा। ठीक है, जो महासागरीय संरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, महासागर मतलब मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो इसलिए बोल रहा हूं, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को क्या करेगा, और ज्यादा उन्नत करेगा और उसमें वृद्धि करेगा। ठीक है, और क्यों करेगा, ताकि जैव विविधता से संबंधित जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके और सकारात्मक परिणामों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब देखो यहां पर क्या है, ब्लू नेचर अलायंस, यहां पर देखो 5 मुख्य साझेदार हैं, एक बार नाम सुन लो, अजीब अजीब नाम है, याद पता नहीं होगा कि नहीं होगा। द प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, मिंडेरू फाउंडेशन, ऐसा लग रहा है कि कोई इंडिया का रामू है, ऐसा नहीं, रामू फाउंडेशन नहीं, घमेरू, द रोब एंड मेलानी वाल्टन फाउंडेशन, है ना, पता नहीं क्या क्या है। दो जो फाउंडेशन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो नाम एक बार रीड कर लो, मिंडोरू, द रोब एंड मेलानी वाल्टन, प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, ये दोनों जरूर याद रखना। यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछेगी, यूपीपीसीएस की कम चांस है पूछने का, यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछेगी तो ये दोनों पूछेगी, कंजर्वेशन इंटरनेशनल और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो अब आपको यहां पर मैं 2 क्वेश्चन बना दे रहा हूं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। पहली बात आप लोगों को बताना है कि जो बायोडाइवर्सिटी, यहां पे लिख दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, BDHS, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की घोषणा कौन करता है, कौन सा संस्थान है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की घोषणा करता है। पहला क्वेश्चन ये आप लोग का जो यूपीपीसीएस में भी पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है, कितने विश्व में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। 2021 में यूपीपीसीएस का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब मैं पेपर बना रहा हूं इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो 2021 में क्वेश्चन आ रहा है, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्तमान में दुनिया में हैं। ठीक है, तीसरा आपका प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, ये केवल यूपीएससी वालों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, यह UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सभी कार्यक्रमों का वित्त पोषण का तंत्र है, वित्त पोषण का तंत्र है। ठीक है, सुनाई दे रहा होगा सबको, नहीं सुनाई दे रहा है तो बता देंगे, वापस बैक करके सुन लेंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सभी कार्यक्रमों के वित्त पोषण का तंत्र है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, यह इसकी स्थापना 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में की गई थी, पृथ्वी अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन में की गई थी। तो ये 2 स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दूंगा जब आप लोग ये डिस्कशन सुन रहे होंगे, अगर मैं उपस्थित रहा तो। ठीक है, नहीं उपस्थित रहा तो मैं बाद में नीचे दोनों का आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, पिन मैसेज जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
तो ये है आपका प्रश्न। अब देखो यहाँ पर ये बताएगा गठबंधन फिजी के लाओस स्केप, अंटार्कटिका के दक्षिणी महासागर, ट्रिस्टन दा कुन्हा द्वीप समूह में व्यापक पैमाने पर सामूहिक रूप से इतने क्षेत्र को संरक्षण करेगा। ये जरूरत नहीं है, इतना मत पढ़िए, केवल जो मैंने बताया वो चीज़ ध्यान में रखिए कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल और वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ये दो महत्वपूर्ण है ब्लू नेचर अलायंस के लिए। बस बाकी तो बहुत सारे मतलब नाम होते हैं, कहाँ याद रखते हैं ना, कई बार हम लोग कई लोग को जानते हैं उनका भी नाम भूल जाते हैं, तो ये तो बड़ी बात है। अब बोला महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव कैसे कैसे पड़ रहा है, तो देखो मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, एक देखो किसी भी पारितंत्र पर, केवल महासागरीय नहीं, किसी भी पारितंत्र पर दबाव इन कारणों से पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हिप्को। ठीक है, ये याद रख लेना, हिप्को फॉर्मूला याद रख लेना, 6 है बेसिकली। अभी देखना सब इसी में आ जाएंगे, सब है इसी में आ जाएंगे। पहला है हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस मतलब आवास विनाश। अब आवास विनाश का क्या मतलब है, एग्जाम्पल देके बता दे रहा हूँ। साउथ चाइना सी में आप देखोगे, साउथ चाइना सी में चाइना ने क्या किया, कृत्रिम द्वीप बनाए, कृत्रिम द्वीप बनाए। अब ये जो कृत्रिम द्वीप थे, इसमें क्या हुआ, बेसिकली उसने क्या किया, जो महासागर का एरिया था, पहले किसी जीव जंतुओं का आवास रहता होगा, उसने क्या किया, वहां पर कृत्रिम द्वीप बना के वो आवास का विनाश कर दिया। तो पहला हैबिटेट लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं H फॉर हैबिटेट लॉस, आवास विनाश। I फॉर इन्वेसिव एलियन स्पीचीज, जो IAS जो आप लोग बनना चाह रहे हो भविष्य में, तो आप लोग भी यही करोगे, इन्वेसिव एलियन स्पीचीज, आक्रामक प्रजातियां। दूसरा है पॉपुलेशन प्रेशर, ठीक है, जन दबाव, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके कारण दबाव। तीसरा है आपका पॉल्यूशन, यानी चौथा है पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, ठीक है, और पांचवा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, और छठवां है ओवर यूज, यानी जो संसाधन है हम लोग को यूज करना चाहिए थोड़ा, हम लोग यूज कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है, तो ये आप देखोगे 6 कारण हैं बेसिकली। ओवर यूज का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ठीक है, ये क्या जारी करता है, अर्थ ओवर शूट डे, ध्यान में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए भी, कि अर्थ ओवर शूट डे कौन जारी करता है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। और ये बेसिकली क्या बताएगी, यही बताता है कि पृथ्वी के पास संसाधन इतना है, हम लोग यूज इतना कर रहे हैं, मतलब देखो ये संसाधन है पृथ्वी के पास और हम लोग यूज कर रहे हैं ओवर यूज। ठीक है, जो ओ था हिप्को, ओ जो था वो यही बताता है, तो यानी ओवर शूट हो जा रही है अर्थ ओवर शूट हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ में आ जाएगा। अब देखो अंदर पढ़ना, रीड कर लेना, सारा वही चीज बताया, एक बार देख लो। मानव जनित दबाव में है ना, आहार का अति मत्स्यन ओवर यूज, आक्रामक प्रजातियां IAS, ठीक है, बेसिकली जलवायु संबंधी जोखिम, ठीक है, गर्म होना, क्लाइमेट चेंज, वही सब बताया, तो सारी चीज वही बताइए है ना, पर्यावास हानि, ठीक है, आवास विनाश, तो सारी चीज मैंने, प्रदूषण, सारी चीज मैंने हिप्को से कवर कर दी। ये आप लोग याद रखोगे तो किसी भी पारितंत्र, न केवल समुद्री बल्कि कोई भी पारितंत्र, चाहे मैंग्रोव ले लो आप लोग, कोई और उठा लो, मैंग्रोव के अलावा बड़े बड़े पारितंत्र उठा लो, अरे प्रवाल भित्तियां उठा लो, है ना, पर्वतीय पारितंत्र, सारे पारितंत्र आप देखोगे हिप्को की समस्या से ग्रस्त हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं हम लोग, अवैध रेत खनन, इलीगल सैंड माइनिंग। ठीक है, तो अब देखो बिहार सरकार ने नदी सेतुओं के निकट रेत खनन को प्रतिबंधित कर दिया है। कारण बता रहे थे, ये जो नदी में पुल होते हैं, आप देखोगे एक पुल बह गया था अभी रिसेंटली, एक तो न्यूज में था, जो अपने नीतीश बाबू हैं, एक पुल का उद्घाटन करके गए, 10 से 15 दिन में वो बह गई पुलवा। अब वो क्या हुआ कि पता चला कि यार ये जो पुलवा बहने का एक प्रमुख कारण था, ये जो पुल जो पिलर पे टिका हुआ था, ओकरे किनारे में ये जो लोग थे वो रेत खन के ही निकाल देते थे, इस ससुरे इसी किनारे रेत खनते थे। अब रेत खनते करते यहाँ पे गड्ढा हो गया, और गड्ढा हो गई क्या किया, पुलवा बह गया। यही कारण से बिहार सरकार ने बोला कि भाई नदी कम से कम इतना तो छोड़ दे यार, इलीगल इतनी माइनिंग मत करो। ठीक है, ये किया है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये तो न्यूज़ थी, ये तो बस न्यूज़ थी। इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात, रेत बताना है आपको कैसा खनिज है, गौण की प्रमुख खनिज। यहाँ पे देख लो, रेत क्या है, गौण खनिज है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो किससे वर्गीकृत है, देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में एग्जैक्टली ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में ये प्रश्न बन सकता है। तो क्या है स्टेटमेंट, रेत खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंतर्गत एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत है। यानी संसद क्या करती है, किसी खनिज को गौण या फिर प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत कर सकती है। अब संसद ने रेत को क्या किया, गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया। इसीलिए क्योंकि गौण खनिज है तो रेत का विनियमन कौन करेगा, संबंधित राज्य सरकारें करेंगी। ठीक है, अच्छा, रेत का यूज आपको पता ही होगा, घर बन रहा है, ठीक है, कंक्रीट के जितने यूज हो रहे हैं, है ना, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो रेत का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, अब इधर देखो,
इसीलिए रेत को राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है। तो इसी में से 2-3 स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकती है, ठीक है, इसी में से 2-3 स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकती है। अब इसमें बता रहा है कि अवैध रेत खनन के कारण किसी भी चीज का अवैध उपयोग का कारण पहला होता है मांग आपूर्ति में असंतुलन, किसी भी चीज का, ठीक है। अवैध खनन का कारण क्या होता है? मांग आपूर्ति में असंतुलन होता है। चाहे आप देख लो नदी के जल का, चाहे आप देख लो पेड़ों की कटाई अवैध क्यों हो रही है? क्योंकि मांग आपूर्ति में असंतुलन है, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी समस्या का पहला कारण यही होता है मांग आपूर्ति में असंतुलन, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का यही कारण होता है। तो यही यहाँ पे बताया, तो बोल रहा है कि निर्माण गतिविधियों में 3 गुना उपयोग हो गया है ना, रेत का मूल्य इतना बढ़ गया है, तो व्यापारी क्या कर रहे हैं भाई? सोच रहे हैं कि चलो इलीगल खनते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक लापरवाही, नौकरशाही, है ना, ये बेसिकली मेंस में पूछेगा, प्री में तो आपको लिखना नहीं है। प्री में बस यही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देखोगे क्या कहते हैं, रेत का विकल्प, इसका एक सोल्यूशन है कि रेत का विकल्प बनाओ, है ना। अच्छा, एक है ये योजना कि संधारणी खनन को बढ़ावा देने के लिए कदम कुछ बताएं कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इसमें कदम देख लेना आप लोग, बहुत जरूरी नहीं है सारे कदम, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसके तहत क्या किया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ठीक है, जिला खनिज कोष बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, खनिज कोष बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब पहला स्टेटमेंट है, मैं दे रहा हूं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। अब देखो इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, गूगल सर्च तुरंत करना, मैं स्टेटमेंट देके आप लोग से पूछ रहा हूं ताकि जब आप लोग पढ़ोगे ये टॉपिक, ठीक है, तो आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आंसर भी बता दूंगा, चलो साथ साथ में। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के संदर्भ में पहले कथन पे ध्यान दीजिए, इसे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत स्थापित किया गया है। दूसरा, इसके द्वारा जिले स्तर पर जो खनन गतिविधियां हैं उसके संधारणीयता के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और नए, इसी में स्टेटमेंट जोड़ रहा हूं, एवं नए खनिज क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। इस फंड के द्वारा नए खनन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसके माध्यम से जो निवासी हैं, स्थानीय निवासियों का जो खनन से प्रभावित हैं, स्थानीय निवासी जो खनन से प्रभावित हैं, उनका कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। तो जो आप लोग यूपीएससी हिंदी की जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो ना, प्री वाली, यही सब क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, तो आप लोग फिर गलत सलत करके आते हो वहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, ठीक है। तो यही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि देखो इसके क्या है, इसके माध्यम से स्थानीय निवासियों के कल्याण पर जोर दिया जाएगा जो लोग खनन से प्रभावित हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसका आंसर सेकंड गलत है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड सही है। नया कुछ खनन मनन ये नहीं करवाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत स्थापित किया गया है। मुख्य उद्देश्य है स्थानीय निवासियों का जो कि खनन गतिविधियों से प्रभावित हैं उनका कल्याण करना। तो इनके लिए जो जो काम करेंगे वो है। अब वही सब बताया कि अवैध रेत खनन से क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है। अब देखो इसका सिंपल तरीका ये है, खुद समझ लो। एक तो नदी बना लीजिए, यहाँ पे पानी बहा लीजिए, यहाँ पे रेत खनन करवा दीजिए। क्या क्या इंपैक्ट आपको दिख रहा है भाई? जो जीव जंतु होंगे सीधा नुकसान हो जाएगा। जल है, वो जल पे प्रदूषण भी होगा और जल का जो वाटर टेबल है वो भी घटेगा क्योंकि जल संबंधित है, ठीक है। नौवहन होता था तो नौवहन खराब हो जाएगा, जो मानव निर्मित संरचना थी वो बह जाएंगी। ऐसे बना लीजिए और खुद से समझ लीजिए 2 मिनट में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वही सब यहाँ पे लिखा है कि भूमि निर्मीकरण, जैव विविधता, जल विज्ञान प्रणाली, जल आपूर्ति, अवसंरचना, जलवायु, भू परिदृश्य, चरम घटनाएं, ये सब वही बेसिकली नदी बना लेंगे तो सब दिख जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जैव विविधता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं मान रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए थोड़ा बहुत, मतलब आप मान के चलो अगर यूपीएससी के लिए मैं 100% पढ़ूंगा तो यूपीपीसीएस के लिए मैं इसको 99.9% पढ़ूंगा, ठीक है। तो यही है अंतर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, 2-3 चीज़ें हैं, पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड शॉर्ट में, ताकि चीज़ें आप लोगों को कवर होती रहे। आपको पता होगा 1992 में एक समझौता हुआ था प्रमुख, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, अर्थ समिट इसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी थी, जैसे UNFCCC, ठीक है, UNCBD, ठीक है, UNCCD, मैं सबके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। इसके अलावा फॉरेस्ट रूल्स, ठीक है, ये सब बना था यहाँ पे, फॉरेस्ट रूल्स, UNCCD, UNCBD, UNFCCC, इस सब के बारे में आप सर्च करोगे देखोगे। UNCBD जो अर्थ समिट के दौरान बना था, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इस पे हम लोग आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो पहला चीज क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये है UNCBD। यहाँ पर देखोगे, यहाँ इसके
ये जो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के संरक्षण पर यह यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या है, इसके दो प्रोटोकॉल हैं, इसके दो प्रोटोकॉल है, एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है, और एक है आपका नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल, अब देखो नागोया प्रोटोकॉल, इसमें क्या है, अब देखना थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे जैव विविधता है, तो देखो जैव विविधता दो तीन तरीके से खतरे, मतलब दो तीन समस्याएं होती हैं जैव विविधता को लेके। ठीक है, एक तो क्या होता है, मान लो एक जगह है, मान लो गोरखपुर में, मान लो तारामंडल एक जगह है, यहाँ पर क्या थी, स्थानीय जनजातियाँ रहती थी। चलो थोड़ा सा गलत जगह नाम ले लिया, एक काम करो, कोई जंगल में चले जाते हैं, टोडा जनजाति, चलो नीलगिरी की टोडा जनजाति, ठीक है, नीलगिरी की टोडा जनजाति, वहाँ पे क्या था, इनके पास स्थानीय रूप से ये बचपन से बहुत ज़्यादा औषधि उपयोग करते थे। ठीक है, मतलब जो स्थानीय पौधे होते थे उनका प्रयोग करके ये औषधि, जैसे आपने देखा होगा अभी केरल का एक पान है, थिरूर पान शायद नाम है, जो भी है, उसको जीआई टैग मिला है। तो मान लो ये जो पौधे होते थे, जो स्थानीय पौधे होते थे, इनका औषधि उपयोग करते थे ये लोग और स्थानीय रूप से काम करते थे। अब एक तो बड़ी कंपनी आई जिसका नाम था मोन्सेटो, नाम ले रहा हूँ, हालांकि ये कंपनी है नहीं, बस एक ऐसे ही नाम ले रहा हूँ। मोन्सेटो एक कंपनी थी, या चलो जीकेटी लिख ले रहा हूँ कंपनी, ठीक है, जीकेटी एक कंपनी थी। ये गई, इसने देखा वहाँ दो तीन लोग को अपना भेजा पर्यटन करने के लिए। इसने लोग जो यहाँ के गए थे, इसने देखा कि यार ये औषधि, ये तो पान का पत्ता चबा रहे हैं सब और बड़ी बड़ी बीमारी खत्म कर दे रहे हैं ससुरे। तो इसने क्या किया, जीकेटी कंपनी ने इनके पान के पत्ते को चुरा के उपयोग कर लिया। अब इनके पान के पत्ते को चुरा के उपयोग कर लिया, तो ये बेचारे, इनके पास ये क्या था, ये इनके पास ज्ञान था, ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान था। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान था, इसका ये चोरी करके ये बेचे, इसको बेचे, लेकिन इन लोगों को कुछ फायदा दिए नहीं, अपने बेच के पैसा कमाए, करोड़ों डॉलर कमाए, बड़ी बड़ी बीमारी और बड़ा बड़ा रिसर्च, बोले कि देखो हम दुनिया की सबसे बढ़िया वैज्ञानिक कंपनी है, ये वो ये बेचारे जिनके पास ओरिजिनल ये चीज़ थी, इनको कुछ फायदा नहीं हुआ। इसी से बचने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं नागोया प्रोटोकॉल। इसका नाम है देखो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। यानी ये जो टोडा लोग हैं, अब टोडा लोग क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, कहेंगे अब से हम किसी, अब टोडा लोग को पता चला कि ससुरे पान बेच के करोड़पति बन गए, तो ये क्या करेंगे, टोडवा बोलेंगे कि अब, सॉरी गलत तरीके से ना लेना चाहिए, सॉरी, जो टोडा लोग हैं ये क्या करेंगे, कहेंगे कि यार अब क्या करना है, अब किसी को एक्सेस देंगे ही नहीं, आने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब क्या कहेगा, ये लोग, बस समझने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है, डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। तो ये प्रोटोकॉल जो बनाया गया है नागोया प्रोटोकॉल, ध्यान देना, जो नागोया प्रोटोकॉल है वो है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, मतलब एक्सेस मिलेगा कंपनियों को, ये लोग बेनिफिट शेयर करेंगे स्थानीय लोगों के साथ। इस संबंधित जो रूल रेगुलेशन है वो बोलता है नागोया प्रोटोकॉल पे। इसी का एक प्रोटोकॉल है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, यूएनसीबीडी का। वो क्या है, बेसिकली लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से संबंधित, यानी जो जीवित, आप देखोगे क्या होता है कि मान लो पहले तो शेर था, तो शेर था, ठीक है, अब शेर में क्या किया, चीते का जीन मिला दिया, अभी बन गया चीसेर, चीर बन गया। जैसे तो विराट अनुष्का की शादी हो गई तो विरुष्का बन गया ना, तो वैसे क्या क्या सेता बन गया। चलो ऐसे एक नया जंतु पैदा कर दिया, सेता। अभी जो सेता है, हो सकता है इतना खतरनाक हो कि जहाँ पे शेर रहते थे, शेरों को भी समाप्त कर दे, चीताओं को भी समाप्त कर दे। ठीक है, सेता जो नया बना, जो नया प्रजाति बनी, इसके विनियमन के लिए बनाया गया ताकि ऐसा विनाश न हो पाए, इसके विनियमन के लिए बनाया गया कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीवित परिवर्तित समूहों पर ध्यान रखेगा। तो ये दो प्रोटोकॉल हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। कार्टाजेना, नागोया, इसके बारे में भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन, दोनों एक एक ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा। अब देखो अगला, ये महत्वपूर्ण है यूपी पीसीएस के लिए ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो बैकग्राउंड इतने के बाद पहला जो सबसे महत्वपूर्ण काम आया, यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, हाल में ही कौन सा देश नागोया प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि करने वाला 130वां देश बन गया है। तो ऑप्शन दे देगा इंडिया, ब्राजील, चाइना, तालिबान। तो आंसर आपको मारना है ब्राजील, करेक्ट आंसर है ब्राजील, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूपी पीसीएस स्पेशल। अब वही बात बताया है, नागोया प्रोटोकॉल के बारे में बताया हुआ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसे 2010 में जापान में प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है, जापान में किया गया था, ठीक है। 2014 से ये प्रभावी हुआ है। इसमें मैंने पूरा बताया कि उपयोग के लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण करना। तो बेसिकली भाई कि आप जो इस अनुवांशिक साधन है इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो जो लाभ हो रहा है तो उसको क्या करिए, उसको साझाकरण कीजिए, ठीक है, वो सब मैंने बताया। अब देखो एक चीज है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई, पूरा बताया कि पहुंच संबंधी दायित्व, लाभ साझाकरण का दायित्व, अनुपालन, ये मैंने आपको सारा चीज एकदम समझा दिया। इसमें क्या है कि आपको एक कॉम्पिटेंट नेशनल अथॉरिटी बनानी पड़ती है, नेशनल फोकल पॉइंट बनाना पड़ता है, ये सब बहुत जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। एक जो महत्वपूर्ण चीज है,
ठीक है। स्टेटमेंट यूपीएससी में जो मैंने टिक मार्क कर रखा है ये, ठीक है। मैं देखिए काम की चीज़ बताते जाऊंगा, बाकी मैं मान के चला कि आप रीड करोगे, क्योंकि ये पता है अपने आप में एक जो नागोया प्रोटोकॉल ही है, आप समझ लो यही पढ़ाने के लिए मुझे 1 घंटा कम से कम चाहिए। इतना डिटेल में इसमें घुसना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब ये आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले ही पता होनी चाहिए, मैं इतना मान के चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं पता है तो अभी पता कर लीजिएगा, आधा घंटा का 15 मिनट का गूगल सर्च करके कोई भी यूट्यूब पे वीडियो का स्टडी IQ आगे लगा लेंगे ना। स्टडी IQ वाले बहुत शानदार समझाते हैं यार, मेरे हिसाब से यूट्यूब पे बेस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन का कोई चैनल है तो स्टडी IQ है। मैं यूपीएससी हिंदी को भी मना कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, एकदम चिल मार के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वहीं पे सर्च करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ABS, अच्छा क्यों बोल रहा हूँ ना, स्टडी IQ के साथ मेरा भावनात्मक रिलेशन है, वो भी गौरव सर है वहाँ पे भी, है ना, इस वजह से गौरव सर के द्वारा वो भी शुरुआत की गई है। अब देखो इधर ABS क्लियरिंग हाउस, ठीक है, तो यही एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस, जो क्या करेगा, एक बेसिकली एक क्या करेगा, मतलब एक समझ लो एक निस्तारण करेगा, मतलब बताएगा कि हाँ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग हुआ है या सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो वही चीज़ है, देखो क्या लिखा है, नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में सहायता करने के उद्देश्य से सूचना साझा करने के लिए वेब आधारित एक मंच है, एक्सेस एंड बेनिफिट क्लियरिंग हाउस। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल में चर्चा मेरा एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग या ABS, शॉर्ट में ये पूरा फुल फॉर्म लिखेगा नहीं, लिखा ABS क्लियरिंग हाउस किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना UNCBD के नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। इसी तरह से एक पूछ सकता है प्री इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल से संबंधित। मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि आप लोग इसको देख लोगे एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें बताया और समझौते कौन कौन से हैं, तो जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जीवित संशोधित जीवों लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सुरक्षित हैंडलिंग परिवहन उपयोग को सुनिश्चित करना है। इसे 2000 में अपनाया गया था और 2003 में लागू हुआ था, ठीक है। तो कार्टाजेना पहले, फिर नागोया बाद में। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस के नहीं, यूपीपीसीएस इतना घुस के आजकल नहीं पूछ रहे हैं अभी इन्वायरमेंट में, आने वाले सालों में पूछेंगे। तो जो लोग 2-3 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो इसको डिटेल से पढ़ ले, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी मान लो इसी बार एग्जाम देना है तो वो लोग नहीं भी इसको पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर क्या है देखो, नागोया कुआलालंपुर पूरक प्रोटोकॉल, यानी एक है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, पूरक का ये होता है ना इंग्लिश, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटोकॉल नागोया कुआलालंपुर। अब देखो नागोया से हम लोग को दिमाग में लग सकता है कि नागोया यानी ये नागोया प्रोटोकॉल का ही होगा। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से संबंधित था। यूपीपीसीएस वालों को दिमाग इसमें नहीं लगाना है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी वाले ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पे था, तो नागोया कुआलालंपुर है, हम लोग खुश हो जाएंगे, अरे यार ये भी यानी इसी से संबंधित होगा, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। बट यहाँ पे अंतर है, देखो यहाँ पर क्या है, जैव सुरक्षा पर यानी बायोसेफ्टी पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल से संबंधित दायित्व और निवारण पर, यानी ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल से संबंधित है, नागोया कुआलालंपुर जो क्या है पूरक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद ये बताया हुआ है कि वर्किंग प्रोसीजर ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कि एक लोग होते हैं उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, वो लोग संसाधनों के प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके पास जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं। इस पर क्या होते हैं, यूजर एक कंपनी जाती है वहाँ पर देखती है, प्री इन्फॉर्म कंसेंट लेती है, प्रोवाइडर देता है कि हाँ हमें पहले से पता था, तो प्री इन्फॉर्म कंसेंट देख लो इसी से संबंधित है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से ही संबंधित है, सामने आई है, ठीक है। मतलब एक बार चेक भी कर लेना, वैसे प्री इन्फॉर्म कंसेंट लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से भी संबंधित है, मैं श्योर हूँ, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही ये जिम्मेदारी डिस्क्लेमर दे दिया था वीडियो के पहले ही कि जो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी होगी और मैं बता रहा हूँ तो आप लोग को तुरंत उसको गूगल सर्च करना है, ठीक है, गूगल सर्च करना है, स्टडी IQ आगे लगा दीजिए तो मिल भी जाएगा, बढ़िया से बढ़िया 10-15 मिनट के वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। काम की चीज़ क्या थी, शॉर्ट नोट्स क्या बनाएंगे, नागोया कुआलालंपुर किससे संबंधित है, कार्टाजेना। दूसरा एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग किससे संबंधित है, नागोया प्रोटोकॉल से। UNCBD के कितने प्रोटोकॉल हैं, ऐसे बना लीजिए, देखिए शॉर्ट नोट्स ऐसे बना लीजिए, UN शॉर्ट में बता दें CBD, इसके 2 प्रोटोकॉल, नागोया कार्टाजेना, यहाँ पे लिख लीजिए LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिख लीजिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यहाँ पर लिख लीजिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर लिख लीजिए नागोया कुआलालंपुर क्या है, पूरक
पूरक प्रोटोकॉल। अब ये आप लोगों को लिखना है, यूएनसीबीडी का मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, बस यही है, इसमें और कुछ, बस इतना ही देखो, इतने टॉपिक का केवल शॉर्ट नोट्स इतना ही था। अगला है राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। यार ये वाला मतलब थोड़ा सा पता नहीं कैसा है। अब देखो ये किसने शुरू किया, MOEFCC के द्वारा शुरू किया गया है, सीधी बात है, मरीन टर्टल एक्शन प्लान होगा। देखो यहाँ पर एक चीज मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, है ना, क्या है कि भारत एक ठो कमीशन है, क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मरीन टर्टल्स एंड देयर हैबिटेट्स ऑफ द इंडियन ओशियन एंड साउथ ईस्ट एशिया, IOSEA मरीन टर्टल MOU का भारत क्या है, हस्ताक्षर करता है, ठीक है। ये इसको ऐसे याद रख लो, मतलब एक ऐसे समझ लो शॉर्ट में, कुल इतनी बड़ी बात होगा कि तो कछुए पर कोनो दक्षिण एशिया का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, भारत उसका हस्ताक्षर करता है। इसी के लिए भारत ने एक राष्ट्रीय समुद्री कार्य योजना 2021 से 26 राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना जारी की है। यूपीपीसीएस वाले क्या ध्यान में रखेंगे, कब से कब तक है, यूपीपीसीएस वाले यही ध्यान रखेंगे, कब से कब तक है, 21 से 26, ठीक है, केवल इतना ध्यान रखना है। कोई इसके अलावा एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में नहीं बनेगा, एकदम मैं श्योर, ठीक, केवल इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अब ध्यान रखना है यूपीएससी वालों के लिए, भाई यूपीएससी वालों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि क्या क्या है कछुआ, कितने देश हैं, क्या ये है, इसके बारे में नहीं जानना है, देख लो, मन करिए रीड करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ पर ये बताया कि कछुओं को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये भी बहुत नहीं है जानना। आपको क्या है, देखो अगर इंडिया का मैप दिखेगा तो बता देता हूँ, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। पहली जो चीज़ जाननी है, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, यहां पर है गाहिर माथा, उड़ीसा पे है एक गाहिर माथा तट, गाहिर माथा तट, और गाहिर माथा तट पर होता है नेस्टिंग स्थल, नेस्टिंग मतलब नीडन, जहां पर बेसिकली कछुए क्या करते हैं, अंडे देते हैं, निंडन स्थल बोलते हैं। यहां पर क्या है, ऑलिव रेडियो कछुओं का, ऑलिव रेडियो कछुओं का, है ना, ऑलिव रिडले कछुओं का विश्व का सबसे बड़ा नेस्टिंग स्थल में से एक है ये, ठीक है। और भारत ऑलिव रिडले कछुआ जो समुद्री कछुए हैं उसके सबसे बड़े नेस्टिंग स्थल के रूप में जाना, तो मतलब पूरे तटों पर आप देखोगे, पूरे हर जगह यहाँ पर ऑलिव रिडले कछुआ आपको मिलेगा, ठीक है। ये अब इसमें पता है कि किस किस से कछुए प्रभावित हो रहे हैं, तो मैंने आपको फिर से बताया, इसमें आप हिप्को लगा लेना, हिप्को यहाँ पे भी लग जाएगा कि हिप्को खतरे हैं कछुआ के ऊपर, तो सब है, कैसूरीना, वृक्षारोपण, रेत खनन, ठीक है, ये सब आप देख लेना, मतलब है ना, ये सब आपको हिप्को से ही आ जाएगा, बस एक बार रीड करना है और कुछ काम का नहीं है। महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये स्टेटमेंट यूपीएससी के लिए, ये स्टेटमेंट, भारत में समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो मान लो स्टेटमेंट दे कि भारत में समुद्री कछुओं की केवल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट सही होगा, क्यों लिखा हुआ है ना भाई, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि 5 प्रजातियां पाई जाती है। अब इसका नाम नहीं याद रखना, बस एक ठो नाम याद रख लिया, ऑलिव रिडले, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी पता नहीं क्या क्या नाम है, हॉक्सबिल, लेदरबैक, लॉगरहेड, देख लो बस, ज़्यादा जरूरी है आपको ऑलिव रिडले, और इसी का जो IUCN का स्टेटस है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, बाकी सबको हम लोग केवल देख के आगे बढ़ जाएंगे। और बेसिकली इनमें से 5 में से जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर इंडेंजर्ड होंगे उनको एक बार देख भी लेंगे, बाकी लोग को तो हम लोग एकदम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, भारत में सर्वाधिक संख्या में ऑलिव रिडले कछुए समुद्री तटों पर नेस्टिंग प्रजनन कार्य करते हैं। लॉगर हेड कछुओं को छोड़कर शेष 4 प्रजातियां भारतीय समुद्र तट पर रेखा और भारतीय द्वीपों में पाई जाती है। तो लॉगर हेड कछुओं को छोड़कर बाकी 4 प्रजातियां समुद्र तट रेखा के साथ और भारत के द्वीपों पर पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें महत्व तो बताया, ये हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये देखो अब जरूरी है, ऑलिव रिडले सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका जो स्टेटस IUCN वल्नरेबल है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, वल्नरेबल स्टेटस है IUCN। दूसरा है, अब आप लोग एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले का याद रख लो, हॉक्सबिल नाम है, ठीक है, याद रख लो, और एक इंडेंजर्ड वाले का भी रख लो, ग्रीन। तो हरा वाला क्या है, इंडेंजर्ड है, ऐसे याद रख लो, हरा वाला कछुआ इंडेंजर्ड है और हॉक्सबिल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये 3 याद रख लो, बाकी का देख लो वल्नरेबल ही है। तो बेसिकली चाहे तो ऐसे याद रख लो कि समुद्री कछुए की 5 प्रजाति हैं, एक तो हरा वाला इंडेंजर्ड है और एक तो हॉक्सबिल, है ना, हॉक्सबिल वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बाकी सब वल्नरेबल है। ऐसे बनकर 5 ही देख ही लो, क्या ही जा रहा है। अब महत्वपूर्ण बात है कि 5 प्रजातियां जो अनुसूची 1 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, इसके तहत संरक्षित है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि 5 प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बात इससे आ जाती है। अब देखो यूपीएससी के लिए तो ये वाले क्वेश्चन हो गए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा। एक नए तरह के क्वेश्चन जो कि ये पूछ सकता है, देखो क्या है, भारत ने अपने सभी समुद्री कछुओं के महत्वपूर्ण नेस्टिंग
पर्यावास स्थलों की पहचान भारत के महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में की है। मतलब जहाँ पे कछुआ अंडा देते हैं, भारत ने उसको बोला है महत्वपूर्ण तटीय एवं समुद्री जैव विविधता क्षेत्र। ठीक है, बोला है कि सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जैव विविधता क्षेत्र है। और क्या किया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन के 1 में इसे शामिल किया गया। देखो बेसिकली आप देखोगे जो कोस्ट एरिया है भारत के, यहाँ पे देखो कहाँ है, नहीं बनाया गया, ऐसे कैसे, धोखा हो गया हम लोग के साथ, धोखा हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो मेरे बस की है थोड़ी बहुत, है ना। मुझे लगा यहाँ पे बनाए हो गया यार कोस्टल रेगुलेशन जो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर कहाँ था हम लोग, ये है, देखो ये क्या होता है ना, आप देखोगे कोस्टल एरिया होता है, मान लो ये समुद्र है, यहाँ पर ये है, इसको बहुत सारे जोन में बांटा जाता है। ठीक है, तो जोन 4, जैसे आप देखोगे जोन 4 है, वो क्या है, जोन 4 है 12 नॉटिकल मील, यानी जो भारत का आप कहोगे टेरिटोरियल वाटर है, उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन 4B। इसी तरीके से ये जो तट क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, उसको बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन 1। ठीक है, यहाँ पर नो डेवलपमेंट जोन भी इसको बोलते हैं हम लोग कई बार। तो अलग अलग तरीके के बेसिकली जोन बनाए गए हैं, किस लिए, ताकि जो समुद्र तट है, समुद्र तट पर जो मानवीय गतिविधियां हैं उसका विनियमन किया जा सके। तो जो सबसे आप देखोगे कि क्या कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र है, वहाँ पर सीधी बात है कड़ाई होगी। ठीक है, कड़ाई होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन 1। और उसी कोस्टल रेगुलेशन जोन को 1 में किसको शामिल किया गया है, जहाँ पर ये नेस्टिंग करते हैं, तो इसको कोस्टल रेगुलेशन जोन में किया गया है। यहाँ पे पता है कौन से कछुआ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब देखिए, देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस ये ध्यान में रखना, उड़ीसा में मैंने बताया था ऋषिकुल्या गाहिरमाथा नदी पर पाया जाता है। ठीक है, यहीं पर एक द्वीप भी है, और आप लोग द्वीप का नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये कौन से द्वीप पर आते हैं, ठीक है, होप द्वीप उसको बोलते हैं, नहीं एक बार चेक कर लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आप लोग एक बार द्वीप का नाम देख के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से द्वीप पर, है ना, सबसे ज़्यादा ये ऑलिव रेडियो कछुआ भारत में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई काम किए, देख के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं अफ्रीकी हाथी। अगला हम लोग का टॉपिक है अफ्रीकी हाथी। आपको क्या ध्यान में रखना है, मैंने कहा था जो मैंने शुरू में बताया था, जो जीव जंतु न्यूज़ में है उसका IUCN स्टेटस। तो कछुओं का हम लोग ने देखा, जैसे हरे वाले का हम लोग ने देखा, ग्रीन वाले का क्या था, इंडेंजर्ड था। ठीक है, हॉक्सबिल वाले का हम लोग ने देखा था, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। यही था ना, कि उल्टा बोल दिया मैंने, हरे वाले का इंडेंजर्ड और हॉक्सबिल वाले का क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसी तरीके से जो आगे हम लोग एक बार रीड करके चले जाएंगे, ताकि एग्जाम में आए तो ऐसा लगे, रिकॉल हो जाए। UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, UPSC के IUCN स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समानता UPSC पूछता है। तो आप देखोगे IUCN ने क्या किया है, सवाना हाथी को इंडेंजर्ड और वन हाथी यानी फॉरेस्ट हाथी को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त किया। अब देखो एक चीज, यहाँ पर ये जो सवाना हाथी है और वन हाथी है, तो वन हाथी आपको कहोगे तो भारत में भी वन हाथी फॉरेस्ट एलिफेंट होते हैं, नहीं, अफ्रीकी हाथी कई तरह के होते हैं। यहाँ पे लिखा होगा कहीं, ये भी नहीं लिखा, ऐसे कैसे यार, कुछ लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, यहीं पर लोग देते हैं। आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा भी, चलो आगे लिखा है ना तो क्लियर हो गया। तो वन हाथी जो फॉरेस्ट एलिफेंट आप देखोगे ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सवाना हाथी है इंडेंजर्ड, तो ये दिमाग में रखना है। अब क्या है, ये दोनों अफ्रीकी हाथियों की उप प्रजातियां हैं, सब स्पेसीज हैं किसकी, अफ्रीकी एलिफेंट की। ठीक है, अफ्रीकी एलिफेंट की है ना। अब ये क्या है, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही हैं, जैसे अवैध शिकार, क्योंकि इनमें दांत भी होते हैं। जैसे आप देखोगे अफ्रीकी हाथी है ना, देखो एक डिफरेंस है यहाँ पर, ये वाला डिफरेंस एक बार देख लेना, क्योंकि UPSC ने लास्ट बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। जैसे ये पूछा था ना कि हाथी का गर्भकाल कितने महीने का होता है, जब केरल में वो हाथी का वो बम फोड़ दिया था हाथी के मुंह में, तो उसी लिए UPSC ने क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो सब लोग देख रहे थे कहाँ बम फोड़ा, कौन सा क्षेत्र, UPSC ने पूछ दिया हाथी के बारे में। ठीक है, अब लोग परेशान हो गए कि अरे बाप रे क्या पूछ रहा है UPSC। हाँ, तो ऐसा ही पूछता है UPSC, देखो ये ऐसे ही जगह से होगा। तो बताए पहले बात, एशियाई हाथी अफ्रीकी हाथी की तुलना में छोटे होते हैं, नहीं अफ्रीकी हाथी बड़े होते हैं, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, केवल कुछ ही नर एशियाई हाथियों में बाहरी दांत पाए जाते हैं, जो बाहर एक सफ़ेद सफ़ेद दांत होता है, ऐसे बड़ा बड़ा सा सूंड, यहाँ पे सूंड है ये। ठीक है, तो ये जो दांत होता है, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत शानदार है मुझे पता है, फिर भी ये सूंड के बगल में जो दो दांत होता है सफ़ेद सफ़ेद, भारत में केवल कुछ ही नर हाथियों के पाया जाता है, लेकिन अफ्रीकी हाथियों में नर एवं मादा दोनों ही हाथियों में दांत पाए जाते हैं। ठीक बात है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके बाद बोला है कि भारतीय हाथी के बारे में बताया कि 60 से 70 वर्ष जीवन काल होता है, सबसे बुजुर्ग हथनी इनको लीडर देती है। ठीक है, अब बताया वन हाथी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नई स्थिति हो गई है।
बुश हाथी जो समाना हाथी है इंडेंजर्ड, और एशियाई हाथी इंडेंजर्ड। ठीक है, तो एशियाई हाथी पहले से ही इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये बात आप लोग को दिमाग में रखनी। एलिफेंट रेंज मैप बताया तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि केवल अफ्रीका और एशिया दो ही जगह हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई पाए नहीं जाते हैं। अब अगला आता है हम लोग इंडिया राइनो विजन। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, राइनो का जो इंडियन राइनो है इसका आईयूसीएन स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। ठीक है, देख लो कहीं भी लिखा है आईयूसीएन स्टेटस जो इंडियन राइनो है इसका वल्नरेबल है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। साइट्स के परिशिष्ट वन में है और अनुसूची वन में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत है। ठीक है, अब ये इंडियन राइनो विजन क्या है, देखो इसका टारगेट था इंडियन राइनो विजन। इंडियन राइनो विजन का मतलब टारगेट ये है कि जो भारत, यहाँ पे भारत है मान लो, ये भारत का क्षेत्र है, ये मान लो पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, ये मान लो पूर्वोत्तर भारत है। चलो यहाँ पे हम लोग यहीं पे दिखा लेते हैं, ये भारत का क्षेत्र है। ठीक है, चाइना को थोड़ा सा कब्जा कर लेते हैं हम लोग। ये देखो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक जगह है काजीरंगा, भारत में काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा में भी एक जगह है पोबीतोरा, मतलब यहीं आसपास ही सब हैं। असम में, बेसिकली असम के काजीरंगा, पोबीतोरा। तो आप देखोगे भारत का जो राइनो है सबसे ज्यादा यहीं पे काजीरंगा में होते हैं, सबसे ज्यादा राइनो यहीं काजीरंगा में होते हैं। तो इंडिया राइनो विजन क्या था, इसका टारगेट ये था कि 2020 में क्या किया जाए, ये जो एक सींग वाले गैंडा है जो कि यहीं पर सबसे ज्यादा असम में, इनको थोड़ा थोड़ा अगल बगल वाले क्षेत्रों में भेजा जाए। अगल बगल वाले क्षेत्रों में भेजने से क्या होगा, पहली बात तो संसाधन प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, क्योंकि आबादी कहीं पे ज्यादा है तो वहां पे संसाधनों का प्रतिस्पर्धा, और ये दूसरे जगह जाएंगे तो कम हो जाएगी। दूसरी बात, इनका और क्षेत्रीय विस्तार हो सकेगा। ठीक है, तो ये बात रखी गई और टारगेट ये कि 3000 राइनो सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, 3000 राइनो सुनिश्चित किया जाए, है ना, इसको अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित करके। तो वही है। अब देखो कि यहाँ पे लिखा है भारत के असम स्थित पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य से मानस राष्ट्रीय उद्यान में 2 गैंडों को स्थानांतरित करने के पश्चात इंडियन राइनो विजन आधिकारिक तौर पे अपने लक्ष्य के अत्यंत निकट पहुंच गया है। ठीक है, 8वां दौर पे किया गया है। तो एक सींग गैंडा के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि इंडियन राइनो गैंडों की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा गैंडा है, गैंडों में सबसे बड़ा गैंडा है। ये सब एक बार देख लेना। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस देख लेना, बाकी काम की चीज़ नहीं है इसमें, है ना। सुमात्राई गैंडा, जवाई गैंडा, हालांकि यार मेरे हिसाब से ये इनका देखना भी जरूरी नहीं है। इंडियन राइनो का याद रखो, है ना, सुमात्राई और कहाँ कहाँ याद रखेंगे, इतना हो भी नहीं सकता। यहाँ पर देखो ये बेसिकली भारत में आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये एरिया है उत्तराखंड, यहाँ पे देखोगे ये जो यूपी का एरिया, जैसे आप देखोगे यूपी में कई बार ये जो कौन सी राप्ती नदी, एक आध नदियाँ बह बह के, गंडक वंडक में बह बह के, एक बार गोरखपुर में भी ये सब आ गई थी गैंडे बह बह के। फिर यहाँ पे क्या है कि असम वाले क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा गैंडा होते हैं। यहाँ पर देखो इसका टारगेट यही है। राइनो टास्क फोर्स द्वारा, देखो यहाँ पे राइनो टास्क फोर्स 2005 द्वारा तैयार किया गया था। लक्ष्य क्या है, असम में स्थित 7 संरक्षित क्षेत्रों में 2020 तक गैंडों की आबादी बढ़ाकर 3000 करना। असम में गैंडों की आबादी 3000 बढ़ाकर करना इसका टारगेट था, और 3500 हो गया है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर भारतीय गैंडों की संख्या 2575 से बढ़ के 3550 से अधिक हो गई है। ठीक है, 9 वर्षों में 38% की वृद्धि इंडियन राइनो विजन की सफलता। जो राइनो टास्क फोर्स था, ठीक है, राइनो टास्क फोर्स का जो सजेशन था उसको बहुत सही तरीके से कार्यान्वित किया गया। ठीक है, तो ये सब आप देखोगे कि 35 हो गया, लेकिन इसमें एक टारगेट और था। एक तो ये था 3000 करना है। ठीक है, एक तो ये था कि 3000 करना है, दूसरा ये था, आप ध्यान दोगे, दूसरा ये था, एक सेकंड ब्रेक। तब तक आप लोग पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। ठीक है, अब देखो इधर, तो आप देखोगे इसका 2 टारगेट था। एक है कि 3000 से अधिक करना है, दूसरा है कि 3000 से अधिक करने के साथ साथ स्थानांतरित भी करना है इसको अलग अलग क्षेत्रों में। तो देखो 3000 वाला टारगेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन स्थानांतरण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्थानांतरण होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने बताया है असम के 91% से अधिक गैंडे तथा भारत में गैंडों की संख्या का लगभग 80% काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब देखो भारत के 90% गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, असम में। ये देखो लो, इसी से यही इससे निकलता है ना। और असम के 90%, यानी 90 का 90 हुआ 81, तो लगभग 80% काजीरंगा उद्यान में पाए जाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, कि भारत के 90% पाए जाएंगे
असम में, और असम के 90% काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये स्टेटमेंट देते हैं और हम लोग को लगे अरे यार काजीरंगा में कैसे 90%, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो ऐसे हम लोग दिमाग में हो सकता है एग्जाम में गलत सा लॉजिक सोच के गलत कर दें। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें और है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कहाँ गया, हाँ, किसके द्वारा इंडियन राइनो विजन चलाया जा रहा है। तो इंडियन राइनो विजन 2020 में देखो कि असम वन विभाग है, वर्ल्ड वाइड WWF इंडिया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद है वो भी है, इंडियन राइनो फाउंडेशन है, और US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आपको असम वन विभाग और WWF इंडिया याद रखना है, और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, ये 3 याद रखिए, बाकी सब आप लोग अपने आप सही कर लेंगे, ठीक है। असम वन विभाग, वर्ल्ड वाइड फंड, इंडिया, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, ये 3 ठो याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बताया गया कि कहाँ कहाँ पर एक घोषणा पत्र हुआ, ये सब मेरे हिसाब से बहुत जरूरी नहीं है, आपको ध्यान केवल वही देना है जो मैंने बताया था, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, भारत की प्रथम अंतर्राज्यीय बाघ स्थान परिवर्तन योजना विफल हो गई। अब इस कारण से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है UPSC UPPSC दोनों के लिए। क्यों? इसमें क्या है, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ स्थान परिवर्तित किया जा रहा था, कहाँ से कहाँ। दूसरी बात, क्यों विफल हो गई, ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया जाता, क्यों विफल हो गई, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है राइनो का, उसी तरह से अंतर्राज्यीय बाघ स्थान परिवर्तन परियोजना भी एक चलाई गई थी। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा आज का डिस्कशन का, ठीक है। तो पहली बात आप देखोगे 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, 51वां टाइगर रिजर्व भारत का, टाइगर रिजर्व कौन है बना है, और 52वां कौन बना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में टाइगर रिजर्व बताना है, ठीक है। 51वां टाइगर रिजर्व और 52वां टाइगर रिजर्व भारत का कौन बना है, ठीक है। आप लोग नहीं बता पाओगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आंसर दूंगा, कुछ करना नहीं है, केवल गूगल ही सर्च करके आपको आंसर बताना है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मध्य प्रदेश से उड़ीसा लाया गया, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश से उड़ीसा का भी देख लेंगे किस जगह पे भेजा गया था। तो बेसिकली 2 जगहों से, मध्य प्रदेश के 2 जगहों से उड़ीसा के एक जगह पर ये बाघ को स्थानांतरित किया जाता है, एक नर और एक मादा बाघिन। तो ये जो नर वाला था ये मर गया, इस कारण से मादा को वापस वहां पे भेज दिया गया। और दूसरा कारण ये था, नर मर गया, पहला कारण तो ये था इसलिए विफल हो गई। दूसरा कारण ये था कि जो स्थानीय लोग थे जहाँ पर उड़ीसा में, जहाँ पर इसको स्थानांतरित किया जा रहा था, उन लोगों ने विरोध किया कि भाई बाघ मार डालते हैं उन लोग को, है ना, इस कारण से उन लोगों ने विरोध किया था। तो आप देखोगे मध्य प्रदेश से उड़ीसा लाई गई एक बाघिन को वापस भेज दिया गया है, कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ, और बांधवगढ़ से एक बाघ को उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। तो ध्यान रखना कहाँ पर ले जाया जाता, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना सतकोसिया में ले जाया जाता। कहाँ से, 2 जगहों से 2 को, एक तो कान्हा टाइगर रिजर्व KTR, दूसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये दोनों मध्य प्रदेश में, कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, सतकोसिया उड़ीसा में है। तो यहाँ पर ले जाया जा रहा था, ठीक है, टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करना था, ठीक है। अब वही मैंने आपको बताई दिया कि क्या कारण था, मतलब ले जाने, स्थानांतरित करने का कारण क्या होता है, वो जो राइनो वाला कारण है वही यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अब ये बताया गया सतकोसिया रिजर्व के समीप रहने वाले ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको विरोध किया गया। दूसरा, अवैध शिकार के कारण नर बाघ की मृत्यु हो गई थी, और तीसरा है कि जल्दबाजी में काम किया गया था और वो लोग तैयार नहीं थे, ठीक है। तो ये सब है, आप देखोगे इसके अलावा और स्थानांतरण परियोजनाएं चल रही हैं। एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघ के स्थानांतरण की एक योजना है। तो राजाजी कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट में मैं गया था। अच्छा, ये एक स्टोरी है शॉर्ट, इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन क्लोज करेंगे। बेसिकली हम लोग ये टाइगर वाला कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ये टाइगर वाला कंप्लीट करके ही डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। 2017 में मैं गया था जिम कॉर्बेट, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगा था कि भाई चलो बाघ देखेंगे, ज़िंदगी में बाघ का दर्शन सामने सामने से करेंगे, है ना। अब हुआ ये कि यार मैं सबसे बड़ा बाघ देख के हमको डर गया सब, मतलब मैग्नेटिक शक्ति ज़्यादा होती है ना। उसके बाद क्या हुआ कि बाघ समझ में नहीं आए, तो हम लोग एक दिन पूरा वहाँ पे घूमे और कोई बाघ दिखा नहीं। तो फिर जो हम लोग का ट्रैवल वाला था वो क्या किया, वो कहा कि चलो बाघ तो नहीं दिख रहा है, तो बाघ का गोबर और जो उसके नाखून के निशान थे वो दिखा रहा था खाली, है ना। तो बाघ तो कहीं नहीं दिखा, यही दिखा। तो बेसिकली ये, अच्छा वो लोग मतलब उनके बारे में ऐसा न्यूज़ चलता है कि वो लोग क्या करते हैं, एक नकली ठप्पा बनाए रखते हैं। तो जब उनके पास कोई टूरिस्ट आता है और बाघ नहीं दिखते तो वो लोग क्या करते हैं, वो ठप्पा ज़मीन में धसा के दिखा देते हैं कि देखो यहाँ से बाघ गया है, अभी ताज़ा बना है, मतलब अभी जस्ट गया होगा। तो आप थोड़ा सा रोमांचित हो जाते हो कि अगल बगल ही है, हो सकता है दिख जाए ऐसा। तो मतलब जिम कॉर्बेट में यार बाघ दिखे नहीं, असली पता नहीं कहाँ रहते हैं, है ना, दिखते नहीं है, या तो डर गए होंगे हम लोग को देख के, जो भी है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, पहली बात। राजाजी टाइगर रिजर्व में ले गया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड के हरिद्वार में है, ठीक है। राजाजी बेसिकली ऋषिकेश,
टू बी प्रिसाइज ऋषिकेश में ही राजाजी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसको है ना, ये दिमाग में आप रखिएगा। अब क्या है कि है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको NTCA, ठीक है, NTCA के बारे में ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, NTCA एक सांविधिक निकाय है, तो ये ध्यान रखना। हालांकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, मुझे याद है। NTCA एक सांविधिक निकाय है, तो ये एक आपका स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। दूसरी बात है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी अध्यक्षता PM करते हैं। तो ये कथन में से कौन सा सही है कौन गलत है आपको बताना है। मैं पहले बता दूं, हाँ सांविधिक निकाय है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसका स्थापना हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, पर्यावरण मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सांविधिक निकाय है, तो देखो लिखा है NTCA बाघ संरक्षण संबंधी प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए MOEFCC के तहत एक वैधानिक निकाय है, ये बताया है, और इसके अध्यक्ष आप सर्च कर लेना, पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है, ये बात इसको बताया हुआ है। अब ये सब बताया, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला कौन सा रिजर्व था, ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, यही बात इसमें बताया। ये बेसिकली यूपी PCS में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ठीक है, तो 1 घंटे से ऊपर मुझे लगता है डिस्कशन हो गया है। अभी हम लोग ये डिस्कशन समाप्त करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आज मुझे लगता है बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ। आप लोग अपने व्यूज़ रखिए, कमेंट सेक्शन में भी बताइए कैसा लगा, है ना, और कुछ स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताइए। और जो UPSC हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए UPSC हिंदी को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ अब हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।